हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। और आज की जो टॉपिक है वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो है तीसरा भाग है, यानी कि अंतिम भाग है। इसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पैराग्राफ नंबर 16 से लेकर 24 तक। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश का हिंदी में, उसके बाद फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे और साथ में आपको जो है वर्ड मीनिंग भी इसके अंदर हम लोग बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने ये किताब रेनबो स्नैपशॉट नहीं खरीदा है तो प्लीज़ आप इस किताब को खरीद लीजिए, क्योंकि ये किताब आपके लिए बहुत मील का पत्थर साबित होने वाला है। क्योंकि इस किताब के अंदर आपकी जो इंग्लिश की किताब है 12वीं की बिहार बोर्ड की, जिसको साइंस कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट पढ़ते हैं, उस किताब का पूरा चैप्टर का हिंदी इंग्लिश अनुवाद है इसके अंदर, हर चैप्टर का। और ये आने वाली जितनी भी वीडियो में आपने देखा है और जो आएगी वीडियो, उसके अंदर जो आप पढ़ेंगे वो सारा का सारा जो कंटेंट है इसी किताब से उठाकर दिया गया है आपको। तो इस किताब में पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन होता है, क्वेश्चन आंसर का भी हिंदी इंग्लिश में जो आपको ट्रांसलेशन मिलेगा, समरी भी मिलेगी, ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, यानी पूरी मिलाकर ये एक किताब बनी हुई है। और इसका कॉस्ट 220 रुपया है। आप 220 रुपया को ना देखें, आप अपने आने वाले फ्यूचर को देखें और इस किताब को ज़रूर खरीदें। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन इसका ट्रांसलेशन करते हैं पहले। पैराग्राफ नंबर 16। बट वी हैव नो आइज फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। पर हमारा ध्यान इतने उत्तम खोजों पे नहीं है। वी आर डेजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड। पश्चिमी विज्ञान ने जो सांसारिक वस्तु की प्रगति की है उसमें उसने जो है हमें चकाचौंध कर दिया। आई एम नॉट एनॉर्म्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस। मैं उस प्रगति से मोहित नहीं हूँ। इन फैक्ट इट ऑलमोस्ट सीम एज दाउ गॉड इन हिज विजडम हैड प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलॉन्ग दोज लाइन। वास्तव में ऐसा लगता है जैसे कि भगवान ने अपने ज्ञान से, यानी कि तीसरी आंख से, भारत को प्रगति की उन पंक्तियों के साथ खड़ा होने से रोक दिया, सो दैट इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन ऑफ रेसिस्टिंग द ऑनरश ऑफ मटेरियलिज्म, ताकि वो भौतिकवाद के बढ़ते कदम का विरोध करने के अपने विशेष मिशन को पूरा कर सके। ये रहा पैराग्राफ नंबर 16 का लाइन बाय लाइन हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब इस पैराग्राफ नंबर 16 में गांधी जी ने क्या कहा है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। इस लाइन में गांधी जी ने कहा है कि देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। इसको समझने से पहले, पैराग्राफ को नंबर 16 को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया के अंदर। एक लोग होते हैं जो खुद को दुनियावी चीज़ों में, यानी कि सांसारिक वस्तु में, या फिर आप ये कह सकते हैं दुनिया की जो मोह माया है उसके अंदर खुद को बर्बाद कर देते हैं। दूसरे लोग होते हैं जो कि सांसारिक वस्तु अपनी आवश्यकता अनुसार जो है सांसारिक वस्तु का उपभोग करते हैं। और जो है धार्मिक टाइप के लोग होते हैं जो कि धर्म से उसका लगाव होता है, और एक का जो होता है दुनिया से लगाव होता है। तो गांधी जी ये कहते हैं कि जो पश्चिमी सत्ता है, वहाँ की जो सत्ता है, उस सत्ता को अगर कोई फॉलो करेगा तो उसका ऑटोमेटिक क्या होगा कि दुनिया से लगाव हो जाएगा, यानी सांसारिक वस्तु से उसका लगाव हो जाता है। और जो कि तत्कालीन होता है, यानी उसकी जो चमक धमक होती है, वेस्टर्न वर्ल्ड की, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जो चमक धमक होती है, वो क्या होती है, तत्कालीन होती है, थोड़ी देर के लिए होती है, और उसके बाद जो है फिर वो उसकी चमक खत्म हो जाती है। ठीक है, जैसे कि चाइना का माल होता है, चला तो 100 साल, नहीं चला तो 2 दिन भी नहीं चला, तो उसी तरह चाइना का प्रोडक्ट है वो। लेकिन जो भारतीय सप्ताह है उसके अंदर अगर उसको कोई फॉलो करेगा तो क्या होगा, भारतीय सप्ताह को फॉलो करने से वो लोग धार्मिक हो जाते हैं, यानी कि धर्म से उसका लगाव हो जाता है। एक दुनियावी लोग होते हैं और एक जो है धार्मिक लोग होते हैं, याद रखिए। उसके बाद गांधी जी कहते हैं कि ये जो चकाचौंध कर देने वाली जो सप्ताह है, जो पश्चिमी सप्ताह है, उससे मोहित नहीं हूँ। और ऐसा लगता है गांधी जी को कि इसीलिए खुदा ने जो है भारत को धार्मिक बनाया है, ताकि जो भौतिकवाद है, यानी मेटेरियलिज्म है, यानी कि सांसारिक जो मोह माया है, उससे जो है लड़ा जा सके, यानी कि उसका जो विरोध करने के लिए भारत को जो है इस मिशन से अलग कर दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पे समझने की बात, ये गांधी जी जो इस पैराग्राफ में आपको बताते हैं, वो ये बताते हैं आपको कि देखिए, दो तरह के लोग जो होते हैं, एक जो होता है सांसारिक लोग होते हैं और एक जो होते हैं धार्मिक लोग होते हैं। सांसारिक लोग बड़े खतरनाक होते हैं। सांसारिक जो चीज़ होती है, जो अपने मतलब परस्त टाइप के लोग होते हैं, जो कि अपने फायदे के लिए लोगों का कत्ल करने से भी नहीं घबराते हैं। अच्छा, ये बात बताइए आप कि वो शख्स जो अपने फायदे के लिए किसी का कत्ल कर देता है, वो कैसा शख्स होगा? उसको डर होता है खुदा का? नहीं होता है। लेकिन जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं उसको डर होता है। जैसे एग्जाम्पल आप लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि एक
ज़मीन है जो कि बहुत बेहतरीन ज़मीन है, एक हाईवे से जो है जुड़ा हुआ ज़मीन है, और आप चाहते हैं उस ज़मीन को खरीदना या फिर उस ज़मीन को आप परचेज करना चाहते हैं, लेकिन उसका जो मालिक है वो ज़मीन आपको नहीं देता है, तो आप क्या कीजिएगा? अगर आप संसारिक लोग हैं, यानी संसार के लिए जीते हैं, तो आप क्या कीजिएगा? उसको कत्ल कर दीजिएगा, ताकि उसकी जो फैमिली है बर्बाद हो जाए और लास्ट में जो है मजबूर होकर वो आपको बेच दे। लेकिन अगर आप धार्मिक आदमी हैं तो क्या उसका आप कत्ल कीजिएगा? नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको डर रहेगा कि अगर हम इसको कत्ल कर देते हैं तो हम जो है मरने के बाद नरक में जाएंगे या फिर जहन्नम में जाएंगे। तो ये चीज़ को समझिए, जो संसारिक लोग होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं। तो पश्चिमी सभ्यता जो है इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि वहाँ पे जो भी आदमी पलेगा या बड़ा होगा, वो संसारिक वस्तु की जो है उसकी लगाव उसकी तरफ होगी। और ये जो है समाज के लिए, देश के लिए और इस मानव ब्रह्मांड के लिए जो है क्या चीज़ है, वो बहुत ही खतरे की चीज़ है। संसारिक वस्तु मतलब परस्त इंसान जो है इस दुनिया के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। लेकिन जो धार्मिक लोग हैं वो जो है, आपको डर होता है, खुदा का डर होता है, जिसकी वजह से वो जो है बुरी कामों से बचता है और वो संसार के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए एक जो है तोहफा, एक उपहार के रूप में आता है। तो यही चीज़ गांधी जी इस लाइन में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे चलते हैं, पैराग्राफ नंबर 17। आफ्टर ऑल देर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज कीप्ड इट अलाइव अप टिल नाउ। आखिरकार हिंदुत्व में कुछ ऐसा है जो अभी तक उसे जीवित रखे हुआ है। इट हैज विटनेस द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, सीरियन, पार्सियन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ये बेबीलोनियन, सीरियन, फारसी और जो मिस्र की सभ्यता है के पतन का साक्षी बना। कास्ट अ लुक अराउंड यू, वेयर आर रोम एंड ग्रीस। अपने चारों ओर नजर डालो या दौड़ाओ, रोम और ग्रीस कहाँ है? कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिब्बन और रदर द एंशियंट रोम, फॉर रोम वाज इटली। क्या आप आज गिब्बन के इटली या प्राचीन रोम जो इटली में हुआ करता था कहीं पे भी ढूंढ सकते हैं? ये रहा आपका लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन किसका? पैराग्राफ नंबर 17 का। अब इसमें समझने की कोशिश कीजिए। इसमें गांधी जी ये कहते हैं कि ये जो बेबीलोनियन सभ्यता है, ये सभ्यता है जैसे इंडियन सिविलाइजेशन है यानी सभ्यता है, उसी तरह बेबीलोनियन भी सभ्यता थी, सीरियन सभ्यता थी, पार्शियन यानी कि फारसी सभ्यता थी, उसके बाद इजिप्शियन जो है सिविलाइजेशन थी। ये सारी सिविलाइजेशन जो है, ये सारी सभ्यता जो है, इसकी जो तहजीब है वो खत्म हो गई। लेकिन भारत की जो तहजीब है अभी भी 2020 के अंदर भी क्या है, अभी तक टूटी फूटी ही सही, बेकार ही हालत में ही, खंडहर ही हालत में हो, लेकिन अभी तक जो है क्या है, हमारी सभ्यता, हमारी सिविलाइजेशन अभी तक जो है बची हुई है। इसका क्या रीज़न है? इसीलिए गांधी जी कहते हैं यहाँ पे कि देखो, रोम को देख लो, ग्रीस को देख लो, गिब्बन को देख लो, या फिर इटली को देख लो, इटली का जो गिब्बन है उसको देख लो, ये सब मिट गया, पतन हो गया। लेकिन क्या खासियत है भारतीय सभ्यता के अंदर कि अभी तक भारतीय सभ्यता जो है जीवित है। तो गांधी जी पिछले अध्याय में आपको बता चुके हैं कि इसकी जो खासियत है, एक ही इसकी सबसे बड़ी जो खासियत ये है कि ये जो है दुनियावी मोह माया में बिलीव नहीं करती। ये सिविलाइजेशन, ये तहजीब, जो भी बच्चा यहाँ पैदा होता है, जो भी लोग हिंदुस्तान के अंदर पैदा होते हैं, तो वो क्या होता है कि ये सिविलाइजेशन सिखाता है कि आप दुनियावी वस्तुओं से, मोह माया से जितना हो सके बचें। इसी की वजह से जो हमारा जो सभ्यता है, इंडियन सिविलाइजेशन, वो बचा हुआ है। गांधी जी यहाँ पे ये भी कहते हैं कि हिंदुत्व जो है ये अभी तक क्यों बचा हुआ है। यहाँ पे एक वर्ड आया आपका, हिंदुत्व। हिंदुत्व का मतलब क्या हुआ? हिंदुइज्म का मतलब क्या हुआ? लोग यहाँ पे मान लेते हैं हिंदुइज्म का मतलब ये होता है कि हिंदू धर्म, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदुइज्म जो है ये आपको इंडस वैली से जो है सो बना है। इंडस यानी कि सिंधु घाटी पे बसने वाली जो सभ्यता है वो क्या कहलाता था? इंडस सिविलाइजेशन कहलाता था। उसी को जो इंडियन सिविलाइजेशन भी कहते हैं और उसके हिंदुइज्म भी कहते हैं। हिंदुइज्म का मतलब समझ लीजिए कि वो शख्स या वो व्यक्ति जो कि हिंदुस्तान में हो उसे हिंदू कहते हैं। और हिंदुइज्म का मतलब ये हो गया कि वो शख्स या वो व्यक्ति, वो तहजीब या वो सभ्यता जो हिंदुस्तान में पली बड़ी हो, उसे हम क्या कहते हैं? हिंदुत्व कहते हैं। लेकिन लोग यहाँ पे हिंदू मान लेते। देखिए, हिंदू कोई धर्म नहीं है, इस चीज़ को समझिए। हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू जो है एक तहजीब का नाम है, एक कल्चर का नाम है, एक सिविलाइजेशन का नाम है। हिंदू कोई धर्म का नाम नहीं है। जिसे हिंदू आप कहते हैं अपने आप को, वो हिंदू नहीं है। वो क्या है? सनातन धर्म। क्या चीज़ है वो? सनातन धर्म। लेकिन लोग अब जो है एक यानी कि एक अधिकार हो गया है कि हिंदू मतलब सिर्फ हिंदू जो सनातन धर्म के लोग हैं उसी को हम कहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदू
का मतलब हो गया, हिंदुइज्म का मतलब यहाँ पे हिंदुत्व नहीं हुआ। इस चीज़ को समझिए, हिंदुइज्म का मतलब यहाँ पे हिंदुत्व नहीं हुआ। यहाँ पे हिंदुइज्म का मतलब हो गया जो हिंदू, हिंदू मतलब इंदू सिविलाइजेशन, मतलब कि आपका जो सो इंडस वैली जो है जिसमें रहता है, जो सिविलाइजेशन, जो कल्चर पल फूल रही है, उसके अंदर मुस्लिम तहजीब भी। आप यहाँ पे देखिएगा हिंदुस्तान का जो तहजीब है, यहाँ पे जो है शब बारात मनाया जाता है, यहाँ पे जो है आपको यानी कि 11वीं शरीफ मनाई जाती है, 12 रबी अव्वल मनाया जाता है, मुसलमान यहाँ पे मनाते हैं। लेकिन आप चले जाइएगा अगर यानी कि जो गल्फ़ कंट्री में आप जाइएगा तो गल्फ़ कंट्री में ये सारी चीज़ नहीं मनाई जाती है। तो उसकी देखिए तहजीब, देखिए धर्म एक और चीज़ होता है और तहजीब एक और चीज़ होती है। यहाँ का हिंदुस्तान का जो मुसलमान है उसका कंपेयर नहीं किया जा सकता है आपके जो गल्फ़ कंट्री के जो मुसलमान हैं, उसकी तहजीब कुछ और ही है। वहाँ के जो अगर हिंदू मुसलमान को देखिएगा तो वहाँ के मुसलमान सिर्फ 4 वक्त का नमाज पढ़ते हैं, घर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ का जो मुसलमान है मस्जिद में जाता है तो वो फ़र्ज भी पढ़ता है, उसके बाद जो है सो आपको सुन्नत वगैरह सारी चीज़ पढ़ता है। तो यहाँ की सभ्यता कुछ और है, यहाँ के रंग ढंग, यहाँ की खान पान, पहनावा ओढ़ावा। आप देखिए अरब का जो पहनावा कैसा है, एक जो है आपको पूरा कुर्ता, एक ही कुर्ता होता है और बस उसको पहनते हैं और उसके ऊपर से एक जो है सो आप गमछा रख लिया जाता है, उसके ऊपर एक जो है सो रस्सी बांध ली जाती है। क्या हिंदुस्तान के मुसलमान इस तरह का करते हैं? नहीं। यहाँ की जो पहनावा पोशाक है वो क्या है, आपका कुर्ती पैजामा होगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप उसको लेके चलिएगा, ऐसे कुर्ती पैजामा सब पहनता है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सब पहनता है। तो कहने का मतलब जो तहजीब है, हिंदुस्तान की जो तहजीब है, यहाँ के जो लोग हैं, इस चीज़ को समझना चाहिए। आप स्टूडेंट है, आपको ये चीज़ एकदम ज़रूरी है कि समझें आप इसको। इसीलिए हम यहाँ पे जो है इस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आपको दिला रहे हैं कि आप इसको समझिए। जो हमारा तहजीब है, हमारी जो कल्चर है, इससे बेहतरीन कल्चर कोई नहीं। खुदा के वास्ते इस कल्चर को आप बचाइए, इसकी रक्षा कीजिए। क्योंकि देखिए इसमें हम लोग, देखिए एक चीज़ बताइए, किसी घर के अंदर अगर 2 आदमी हो जाते हैं तो क्या होता है? 2 आदमी अगर घर के अंदर होता है तो लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाती है। 5 आदमी घर के अंदर तो एकदम घमासान लड़ाई हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 1600-1700 भाषा है, जो अलग अलग टाइप की भाषा, हर 20 किलोमीटर का भाषा चेंज हो जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे कम से कम आप समझिए 20 से 25 टाइप के जो है सो हर देश के हर धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, चाहे सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, यहाँ तक कि यहूदी, उसके बाद पारसी, ये सारे के सारे लोग यहाँ पे हैं। और तब भी हम लोग जो है देखिए थोड़ी सी परेशानी होती है, उठा पटक घर के अंदर रहने से होता है, लेकिन हमें इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हमें जैसे ही अगर इस चीज़ को देखा जाए कि कोई तनाव होती है या कोई परेशानी होती है तो हमें क्या करनी चाहिए, हमें सामने आनी चाहिए, इसको बीच बचाव करनी चाहिए और अपनी तहजीब को बचानी चाहिए। बस यही चीज़ गांधी जी यहाँ पर कहते हैं। आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 18, गो टू ग्रीस वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन। ग्रीस जाइए, विश्व प्रसिद्ध एटिक सभ्यता कहाँ है। देन कम टू इंडिया, फिर जो है इंडिया आइए। गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड एंड देन लुक अराउंड यू एंड यू वुड बी कॉन्स्ट्रेंट टू से यस आई सी हियर एंशियंट इंडिया स्टिल अलाइविंग। फिर भारत में आकर देखो, प्राचीन अभिलेख को उठाकर देखो, फिर अपने आसपास देखो, आप विवश हो जाएंगे कहने पर कि हाँ, हम यहाँ प्राचीन भारत को अभी तक जिंदा देख रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 19, ट्रू देयर आर डंग हिप्स टू हियर एंड देयर। ये सच है कि गोबर का ढेर, ये गोबर का ढेर यहाँ वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, बट देयर आर रिच ट्रेजरीज बरीड अंडर देम, लेकिन उसके अंदर दफन धनी खजाने भी हैं। And the reason why it has survived is that the end which Hinduism set before it was not development along material but the spiritual line। मैंने फिर से बताया आपको वही कि और ये अंत तक बच इसलिए गया कि हिंदुत्व ने तरक्की का सिद्धांत भौतिकवाद नहीं बल्कि आध्यात्मिक रखा था। मैंने आपको बताया था पिछले, यानी अभी जो एक्सप्लेन किया हूँ, तो मैंने बताया आपको कि जो हमारी जो सभ्यता जो बची है वो भौतिकवाद, अगर हमारी सभ्यता का जो अगर बेस होता, भौतिकवाद अगर होता तो हम अभी तक बच नहीं पाते। हमारी जो है आध्यात्मिक है, हमारा जो बेस है, हमारा जो फाउंडेशन है वो क्या है, हमारी सभ्यता का वो आध्यात्मिक है। यानी कि हम लोग जो है थोड़ा सा मजहबी टाइप के लोग हैं, यानी मजहब से, अपने धर्म से, अपने दिन से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए अभी तक हमारी जो सिविलाइजेशन बची हुई है, ये गांधी जी कहते हैं। आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 20, our civilization, our culture, our swaraj depend not on multiplying our one's self-indulgence but on resisting our one's self in denial।
हमारी सत्ता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज हमारी इच्छा भोग वृद्धि पे नहीं बल्कि इच्छा भोग की सीमित करने पर टिकी हुई है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो स्वराज है या हमारा जो सिविलाइजेशन है वो क्या है, हम अपनी जो है सो मांग को यानी कि दिल को जो है बढ़ावा नहीं देते हैं। दिल में जो भी चीज़ आया उसको कर लिए, इस तरह का काम नहीं करते। हम अपनी जो इच्छाओं को पर कंट्रोल करते हैं, हम अपनी इच्छाओं को बढ़ाते नहीं हैं। तो इसीलिए जो है ये हमारा बेस है, हमारे जो है सिविलाइजेशन, हमारे कल्चर या हमारा जो स्वराज है उसका। आगे चलते हैं, पैराग्राफ नंबर 21। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट suited फॉर द यूरोपियंस बट इट विल रिमेन ruin फॉर द इंडिया इफ वी endeavor टू कॉपी इट। यूरोपीय सभ्यता कोई संदेह नहीं कि यूरोपियों के लिए अनुकूल है, लेकिन भारत के लिए विनाशकारी होगा अगर हम इसे नकल करने का प्रयास करते हैं। दिस इज नॉट टू से दैट, ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि वी मे नॉट एडॉप्ट और assimilate whatever may be good and capable of assimilation by us। हमने नहीं अपनाया या पचाया जितना हम लोगों के लिए अच्छा था और पचाने लायक था। As it does not also means that even the European will not have to part with whatever evil might have crept into it। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो कुछ बुराइयां यूरोपियों में पनपनाई है उसका जिम्मेदार वो नहीं है। पैराग्राफ नंबर 21 में कहते हैं गांधी जी कि देखिए, यूरोपियन सत्ता यूरोपवासी के लिए ठीक है, लेकिन अगर हम भारतीय इसको कॉपी करेंगे, और बदकिस्मती हमारी ये है कि आज का जो दौर चल रहा है 2020, 2018, 19 का दौर जो चल रहा है, इस दौर के अंदर जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूरोपीय सिविलाइजेशन जो है, यूरोपियन सिविलाइजेशन है, यानी कि जो पश्चिमी सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, उस सिविलाइजेशन का कॉपी कर रहे हैं। और गांधी जी यहाँ पे जोर दे के देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेकिन भारत के लिए विनाशकारी होगा अगर हम इसे नकल करने का प्रयास करते हैं। यानी कि अगर हम यूरोपियन सभ्यता को, यूरोपियन कल्चर को, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हम इंग्लिश पढ़ने के बाद हम यूरोपियन हो जाएंगे? क्या हम अंग्रेज बन जाएंगे? हम अपनी बहू बेटी को जो है बाजार में ले जाकर नीलाम करेंगे? नहीं। यही चीज़ कह रहे हैं गांधी जी की पढ़ना देखिए अलग चीज़ होता है, लेकिन यहाँ पे समझिए गांधी जी कह रहे हैं कि अगर हम यूरोपियन सभ्यता को अगर हम अपनाएंगे तो ये मान लीजिए, ये निश्चित है कि आपका अंत एकदम जो है। अगर हम करेंगे, इसको नकल करेंगे, तो हम जो है विनाशकारी होगा, यानी कि विनाश की कगार पे चले जाएंगे, हमारा पतन हो जाएगा, हम दुनिया से मिट जाएंगे। और ये बदकिस्मती हमारी हिंदुस्तान की है कि अब जो है हम लोग जो वेस्टर्न सभ्यता जो है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, वेस्टर्न कल्चर जो है, पहनावा ओढ़ावा वेशभूषा, अब बताइए ये चीज़ कि चाइनीज़ किसको पसंद नहीं? चाइनीज़ जो आइटम होती है खाने की, उस किसको पसंद नहीं है? क्या हमको खिचड़ी पसंद है अपनी? नहीं। खिचड़ी देखिए शुरुआत में आपको लगता होगा उसका टेस्ट नहीं है, कुछ है, लेकिन आप बताइए आपके बदन के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए कितने फायदे की चीज़ होती है। तो कहने का मतलब ये होता है कि हर देश की, हर समाज की जो सिविलाइजेशन होती है, उसकी जो कल्चर होती है, उसके परिवेश के अनुसार बनती है, उसके सोसाइटी के अनुसार बनती है। वहाँ के लोग उसको फॉलो करेंगे तो उसके लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे उसको करें तो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। अब देखिए एक चीज़ और हम आपको बताते हैं, कोट का सिस्टम। वहाँ पे ठंडी इतनी रहती है कि 12 महीना अगर आप कोट पहन के जाइएगा तो आपको कोट पहनने की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे लोग जो है क्या कर रहे हैं, उसका कॉपी कर रहे हैं। बड़ी धूप में, यानी जून के महीना में लोग कोट पहन के बाहर निकलते हैं। तो समझिए, देखिए उस परिवेश के अनुसार से आप उसको सोचिएगा तो कोट वहाँ के लिए लाजिम है, क्योंकि 12 महीना में से आप समझिए 8 से 9 महीना वहाँ पे ठंडी रहती है। अभी आप जाके देखिए पारा उसका जो है, जो अमेरिका का जो पारा है वो माइनस में चला गया है। आप चले जाइए इंग्लैंड का पारा को उठा के देख लीजिए कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर उसकी जो ठंडी है। तो वहाँ पे कोट पहनना एकदम लाजिम होता है, 8-9 महीना तक लगातार आप कोट पहन सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में आप कोट पहन रहे हैं, ये एक फैशन बन गया है, लेकिन आप यहाँ पर कोट पहनिएगा, गर्मी है, जून के महीना में तो ऐसे शर्ट पहनने में या गंजी पहनते हैं लोग, बनियान पहन के रहते हैं, तो उसको जो है उतनी गर्मी लगती है, और उसके ऊपर कोट पहन लीजिएगा तो क्या हाल होगा आपका? तो पागल ही कहेंगे ना लोग आपको। तो चलिए, अब एक फैशन बन चुका है, इसको अगर हम पागल कहेंगे तो उन लोग हमें पागल कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये गांधी जी इसको कहते हैं कि यूरोपियन सभ्यता को, उसको अपनी परिवेश के हिसाब से बना हुआ है, उसको हमें कॉपी नहीं करना चाहिए। उसके बाद गांधी जी कहते हैं कि ये हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, जितना हमको पचाना था। पचाना का मतलब यहाँ पे ये हो गया जितना बर्दाश्त करना था। एसिमिलेट का मतलब होता है पचाना, ठीक है, यानी कि मेरी अंतरी जो है सो तेल का खाया हुआ खाना नहीं पचा पाती है। तो पचाना का मतलब होता है
असिमिलेट का मतलब होता है पचाना। तो पचाना यहाँ का मतलब, यहाँ पे जो मतलब हुआ वो हो गया बर्दाश्त करना। तो हमको जितना एडॉप्ट करना था, जितना अपने आप को ढालना था उतना एडॉप्ट कर लिए, जितना हमको बर्दाश्त करना था यानी वो सप्ताह में जितना उसकी ज़रूरत है उसको सप्ताह को हमने जो ढाल लिया अपने आप को। और यही कहते हैं गांधी जी कि जितना हमें जो है अडॉप्ट करना था और जितना हमें जो है बर्दाश्त करना था सप्ताह से, उतना जो है हम लोग कर लिए। अब इससे ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं और गांधी जी ये वार्न करते हैं कि देखिए जो बुराई जो हुई है, जो वेस्टर्न कल्चर के अंदर, यूरोप के लोगों के अंदर जो बुराई फैली है उसकी सभ्यता के हिसाब से, और उसका जिम्मेदार वो यूरोप के लोग हैं। अगर वो कहेगा कि नहीं मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ तो ये नहीं चलेगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो कुछ बुराई यूरोपियों में पनपनाई है उसका जिम्मेदार वो नहीं है, यानी कि जो बुराई पनपनाई है यूरोप के लोगों में उसके कल्चर के हिसाब से उसका जो जिम्मेदार कौन है, यूरोपियन लोग हैं। आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 22। The ancient search for material comfort and their multiplication is such an evil, and I make bold to say that भोग विलास की वस्तु की निरंतर खोज और इसमें लगातार वृद्धि एक ऐसी बुराई है और मुझे बोलने पर विवश कर देता है, मजबूर कर देती है। द यूरोपियन देमसेल्फ विल हैव टू रिमॉडल देयर आउटलुक इफ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वे ऑफ द कंफर्ट टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव्स। यूरोपियों को अपने दृष्टिकोण को फिर से तैयार करना होगा यदि वो आराम के भार के नीचे नाश होना नहीं चाहते हैं जिसके वो गुलाम बने बैठे हैं। ठीक है। It may be that my reading is wrong, but I know that for India to run after the golden fleece is to court certain death. हो सकता है मेरी अध्ययन गलत हो, पर मुझे मालूम है कि भारत के लिए गोल्डन फ्लीस के पीछे भागना घातक साबित हो सकता है। ये रहा आपका ट्रांसलेशन लाइन बाय लाइन पैराग्राफ नंबर 22 का। इसमें गांधी जी कहते हैं कि भोग विलास की जो वस्तु है यानी कि दुनियावी जो चीज़ है, यानी आराम और जो कंफर्ट की जो चीज़ है उसका निरंतर खोज करना और इसमें लगातार वृद्धि जो है एक ऐसी बुराई है गांधी जी के अनुसार कि गांधी जी को ये विवश कर देती है बोलने पर कि जो यूरोपियन लोग हैं उसको ये चीज़ से अपने आप को छुटकारा पाना होगा। इसकी जो दृष्टिकोण है, जो यानी उसकी जो सुख सुविधा की चीज़ों का उपयोग करना जो उसका दृष्टिकोण बन चुका है, वो उससे उसको जो है फिर से उससे जो है फिर से जो है सोचना होगा। अगर वो आराम के भार के नीचे नाश नहीं होना चाहते, यानी कि आराम में जो खुद को अपने आप को जो है विनाश नहीं करना चाहते हैं, तो उसे जो है इसको बदलना होगा। और जो है गांधी जी ये भी कहते हैं कि यहाँ पे कि गांधी जी ये बताते हैं कि देखिए हमारी जो अध्ययन है हो सकता है वो गलत हो, लेकिन गांधी जी ये चीज़ जोर देके कहते हैं कि गोल्डन फ्लीस के पीछे भागना घातक साबित हो सकता है। अब ये गोल्डन फ्लीस क्या है? गोल्डन फ्लीस जो है आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो आपको पता चल जाए। ये एक कहानी है गोल्डन फ्लीस की कि एक राजकुमार था और वो राजकुमार जो था, यानी एक राजकुमार था और गोल्डन फ्लीस का मतलब हो गया, गोल्डन का मतलब हो गया सुनहला, सोने का, और फ्लीस का मतलब होता है चमड़ा, सोने का चमड़ा। यानी कि एक भेड़ होता है जिसके पास सोने की जो है चमड़ी होती है, यानी उसके ऊपर जो स्किन होता है वो सोने का होता है, और उसको जो लेकर आएगा ऐसा वहाँ पे बिलीव होता है, यानी उस कहानी के अंदर कि अगर उसको सोने का जो उस खाल को लेकर चला आएगा तो वो जो है बहुत धनी हो जाएगा और उसकी जो है सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो इसी के चक्कर में एक राजकुमार होता है जो कि इस गोल्डन फ्लीस को, यानी कि जो भेड़ की जो सोने की खाल होती है उसको लाने के लिए वो क्या करता है, जाता है। जाने में उसके एक भाई होता है और वो राजकुमार होता है, दोनों जाता है लाने के लिए, जिसमें गोल्डन फ्लीस तो राजकुमार पा लेता है, यानी कि सोने का जो भेड़ का जो खाल है सोने का वो तो पा लेता है, लेकिन इसके बदले में उसके भाई को एक अजगर जो होता है वो निगल जाता है, या फिर उसको जो आग फेंकने वाला जो ड्रैगन होता है उससे उसका भाई जल जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप इसको जो पाने के चक्कर में आपकी जो अपनी वैल्यूएबल चीज़ है, यानी आपकी जो सभ्यता है, उसको खो दीजिएगा। तो ये गोल्डन फ्लीस की कहानी है, इजिप्शियन जो है सो फेरी टेल है, यानी कि लोक कथा है। इसको जाके यूट्यूब पे सर्च कीजिए व्हाट इज़ गोल्डन फ्लीस, तो उसके अंदर आपको पूरी जो कहानी मिल जाएगी। हमने तो आपको थोड़ा सा सिर्फ डिटेल में नहीं बताया, थोड़ा सा मैंने बताया आपको। आगे चलते हैं।
Let us engrave on our heart to the motto of Western philosopher, plain living and high thinking. आइए हम अपने दिल पर एक पश्चिमी दार्शनिकों के सिद्धांत के आदर्श वाक्य सादा जीवन और उच्च सोच अंकित कर ले. टुडे इट इज सर्टेन दैट मिलियन कैन नॉट हैव हाई लिविंग. आज यह निश्चित है कि लाखों लोग को उच्च जीवन यानी अच्छी जिंदगी नहीं मिल सकती है. एंड वी द फ्यू हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेज रन द रिस्क इन अ वेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग. और हम में से जो कोई जनता के लिए सोचने का जोखिम उठाते यानी जनता के लिए काम करते हैं यानी लीडर बनते हैं, उच्च रहन सहन में रहने के बाद उच्च विचार को खो देते हैं. ये रहा आपका 24 नंबर. तो उसके बाद गांधी जी ये भी कहते हैं कि देखिए गांधी जी कहते हैं कि ये जो देखिए एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये किसका विचार है, ये किसका सिद्धांत है? ये सिद्धांत है वेस्टर्न फिलोसफर का, यानी कि जो पश्चिमी देश के जो दार्शनिक है उसका सिद्धांत है. तो इस तरह का एक जो है सो आपको ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि हुज मोटो इज प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग. तो उसके अंदर आपको ऑप्शन हो सकता है गांधी जी, वेस्टर्न फिलोसफर, उसके बाद जो है सो महात्मा गांधी, इस तरह का ऑप्शन आपके पास रहेगा. तो याद रखिएगा वेस्टर्न फिलोसफर का यानी कि पश्चिमी दार्शनिक का ये जो है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो है ये किसकी विचार है? ये विचार है वेस्टर्न फिलोसफर का, इसको याद रख लीजिएगा. उसके बाद गांधी जी ये कहते हैं कि आज निश्चित है कि लाखों लोग जो है वो उच्च जीवन नहीं बिता सकते हैं क्योंकि उसके पास बहुत सारी जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऊंची ज़िंदगी यानी अच्छी ज़िंदगी को नहीं जी सकते हैं. और फिर गांधी जी कहते हैं कि हम में से जो कोई लोग है यानी कि जो लीडर बने बैठे हैं वो लोग जो है जो लीडर जो बने हुए हैं वो लोग उच्च रहन सहन में यानी हाई जिंदगी जीने में यानी ऊंची रहन सहन में रहते रहते उच्च जो विचार होती है, सोच जो होती है उसको खो देते हैं, यानी उसकी जो है सो अपनी जो उच्च विचार होती है वो बर्बाद हो जाती है. ये चीज़ आपको गांधी जी ने कहा. आगे चलते हैं पैराग्राफ नंबर 23. सिविलाइजेशन इन अ रियल सेंस ऑफ टर्म कंसिस्ट नॉट इन मल्टीप्लिकेशन बट इन डेलिब्रेट एंड वॉलेंट्री रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट. सत्ता असल में बहुलीकरण में नहीं बल्कि स्वच्छता से जरूरतों पे लगाम लगाने का नाम है. दिस अलोन इंक्रीज एंड प्रमोट कंटिमेंट रियल हैप्पीनेस कैपेसिटी फॉर द सर्विसेज. यह अकेले संतोष, वास्तविक सुख और सेवा की क्षमता को बढ़ावा देता है. इस पैराग्राफ में गांधी जी ने कहा है कि देखिए जो सभ्यता है वो सिखाता है, हमें क्या सिखाता है? अपनी वांट को. देखिए इस पूरी कहानी को यानी पूरी आप आर्टिकल को पढ़िएगा तो गांधी जी एक ही चीज़ को लेके बैठे हुए हैं यानी फकीर लकीर का फकीर बना के बैठे हुए हैं. वो ये चीज़ है कि देखिए आपकी जो अपनी जो इच्छा है, अपना जो मन है उसको बहकाना नहीं चाहिए. आपको जितना हो सके अपनी आवश्यकता को कंट्रोल कीजिए. देखिए आवश्यकता को कंट्रोल करने पर क्यों इतना ध्यान दिए हुए हैं गांधी जी? देखिए इसका रियल सेंस देखिए, हम लोग की हदीस जो होती है यानी हम लोग के जो प्रॉफिट हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनका भी है कि अगर कोई इंसान गनी बनना चाहता है यानी कि इज्जतदार बनना चाहता है तो वो दो चीज़ कर ले. पहली चीज़ क्या करे? अपनी जो ज़रूरत है उस पर लगाम लगाए, जितना हो सके कंट्रोल करे अपनी ज़रूरत पे. और दूसरी चीज़ कि अपनी जो है यानी अपनी जो सोच है, अपना जो आपकी जो हालात है उसको दूसरे के साथ शेयर ना करे कि आज हम भूखे हैं, आज हमारे घर में खाना नहीं पका, ये दूसरों के साथ शेयर ना करे. तो यहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं, चाहे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या फिर जो गांधी जी, वो क्यों इस तरह की बात कहते हैं कि अपनी ज़रूरत को जितना हो सके कम करें, अपनी ज़रूरत को जितना हो सके कम करें. क्यों कहते हैं? इसका रीज़न है. देखिए ज़रूरत जब आपकी कम होगी तो उससे दो चीज़ होगा, आपको आराम मिलेगा. जैसे मान लीजिए कि आपकी ज़रूरत है 1 लाख रुपया कम यानी आपकी ज़रूरत है यानी 1 लाख रुपया आपकी ज़िंदगी को चलाने में लगता है, तो आप क्या कीजिएगा? आप जो है 18 से 20 घंटा लगातार काम कीजिएगा, तब जाके आपकी 1 लाख रुपया पूरेगी. लेकिन अगर आपकी ज़रूरत बहुत कम है, आपको गाड़ी घोड़ा की ज़रूरत नहीं है, बस एक जो साइकिल अगर मिल गई आपको या फिर एक बाइक मिल गई, इतनी ही पे आपकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, तो क्या होता है? आपके ज़िंदगी में आराम मिलता है, आपको सुकून मिलता है. तो वही इसीलिए कहते हैं गांधी जी यहाँ पर कि देखिए आप ज़रूरत पर लगाम लगाएगा, आपके पास टाइम होगी तो आप जन कल्याण के काम में उस टाइम का यूज़ कर सकते हैं. आप जो है समाज के जो है बढ़ोतरी में, उन्नति में, तरक्की में आप उसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन अगर आप की ज़रूरत ही इतनी हो जाती है कि 18-20 घंटा आप काम करते हैं तो आप जन कल्याण में क्या आप जो योगदान दीजिएगा या फिर अपने समाज के लिए क्या योगदान दीजिएगा? अपने घर के लिए. जैसे मेरा एक छोटा सा बच्चा है, अब वो बच्चा जो है
उसको हमें टाइम देना पड़ता है, उसके साथ हमको खेलना है, उसकी जो सोच, उसकी समझ, उसके जो है सो आचार विचार, उस पर अभी से हमको ध्यान देना होगा। तो अगर हम पूरा टाइम 24 से 25 घंटा अगर हम सिर्फ कमाने कमाने पर लगा देंगे तो हम अपने बच्चे को कैसे सुधार पाएंगे, अपने घर को कैसे चला पाएंगे। तो ये चीज़ इसीलिए जो है जितने भी बड़े लोग हैं, चाहे हिंदू धर्म के हो, मुसलमान धर्म के हो, कोई भी धर्म के हो, सारे के सारे लोग इस चीज़ पर बहुत ध्यान देते हैं कि आप अपनी ज़रूरत को जितना हो सके कम कीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी अच्छी और सुख सुविधा के साथ जो है चली जाए, यानी आपकी कट सके। ठीक है, आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 24। A certain degree of physical harmony and comfort is necessary, but above a certain level it becomes a hindrance instead of help. कुछ हद तक शारीरिक सद्भाव और आराम अवश्य है, पर उसके बाद ये मदद के बजाय एक बाधा बन जाती है। Therefore, the ideal of creating an unlimited number of wants and satisfy them seems to be delusion and a snare. इसीलिए अनंत इच्छाओं को पालना और उसकी पूर्ति करना एक भ्रमक जाल जैसा लगता है। बस वही सेम चीज़ कि जितनी भी इच्छा है उसको कम से कम कीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी सुखमय हो, आप जो है आपके पास समय हो, उस समय का इस्तेमाल आप अपने समाज के लिए, अपने घर के उत्थान के लिए, अपने सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए करें। तो ये रहा आपका 24 पूरा, यानी 16 से लेकर 24 नंबर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी हो गया, ट्रांसलेशन भी हो गया। तो ये पूरी चीज़ आपको हो गई। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका जो वर्ड मीनिंग है उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए, ग्रेट एंड फाइन। ग्रेट एंड फाइन का मतलब होता है उत्तम, बहुत बेहतरीन। ग्रेट का मतलब होता है महान और फाइन का मतलब होता है अच्छा, यानी बेहतरीन और अच्छा। लेकिन इसका ये एक फ्रेज है ग्रेट एंड फाइन, इसका मतलब क्या होता है, उत्तम। ठीक है। डेजल, DAZZLE, डेजल। डेजल का मतलब होता है चकाचौंध कर देना। चकाचौंध कर देना, इसका एग्जांपल आप इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे आप रात के अंधेरे में घर से बाहर निकलते हैं और कोई आदमी आपके आंख पे टॉर्च मार देता है, तो क्या होता है, कोई चीज़ सुझाई नहीं देती आपको, एकदम आंख पे अंधेरा छा जाता है एक रोशनी के बाद, उसी को कहते हैं चकाचौंध कर देना। ठीक है। तो डेजल का मतलब क्या होता है, चकाचौंध कर देना। यहाँ पे ईडी लगा हुआ है, यानी पास्ट की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर चकाचौंध कर दिया होगा। ठीक है। एनॉर्म्ड, एनॉर्म्ड का मतलब क्या होता है, मोहित, किसी से प्रभावित होना, है ना, किसी को चाहने लगना, उसे कहते हैं। एनॉर्म्ड का मतलब क्या होता है, मोहित। ठीक है। इट ऑलमोस्ट सीम एज दाउ, इट ऑलमोस्ट सीम एज दाउ का मतलब होता है ऐसा लगता है जैसे कि। इट्स ऑलमोस्ट सीम, ऐसा लगता है जैसे कि। समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर विजडम का मतलब होता है बुद्धि, अकलमंदी। ठीक है। प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब होता है अवॉइड प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब क्या हो गया, रोकना। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, रोकना। और ईडी लगा हुआ है तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, प्रिवेंटेड, रोक दिया। समझ में आ गया आपको। उसके बाद जो है फुलफिल, पूरा करना। फुलफिल का मतलब क्या करना, पूरा करना। ठीक है। और सो दैट का मतलब होता है इसलिए। ठीक है। मिशन का मतलब होता है मिशन, मकसद। मिशन का मतलब क्या होता है, मकसद। ठीक है। रेसिस्ट, रेसिस्ट का मतलब होता है विरोध करना, रोकना। रेसिस्ट का मतलब क्या होता है, विरोध करना या रोकना। ठीक है। ऑनडस, ऑनडस मतलब होता है भाग दौड़। ऑनडस का मतलब क्या होता है, भाग दौड़, हुड़दौड़ जो कहलाता है उसे कहते हैं। समझ में आ गया आपको। यहाँ देखिए, हिंदुइज्म का मतलब क्या होता है, हिंदुत्व। समझ में आ गया। टिल नाउ, अभी तक। टिल नाउ का मतलब क्या होता है, अभी तक, अभी तक। समझ में आ गया। विटनेस, विटनेस का मतलब होता है साक्षी, गवाह। विटनेस का मतलब क्या होता है, साक्षी या गवाह। समझ में आ गया आपको। अब विटनेस्ड, साक्षी बना, पास्ट की बात हो रही है इसलिए साक्षी बना, पास्ट की बात। कास्ट अ लुक अराउंड, कास्ट अ लुक अराउंड होता है अब चारों तरफ जो है नजर दौड़ाना। कास्ट अ लुक अराउंड का मतलब क्या होता है, चारों तरफ नजर दौड़ाना। यू लगा हुआ है तो अपने चारों ओर नजर डालो या दौड़ाओ। समझ में आ गया आपको। गिब्बन ये सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन का नाम था। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन। रोम जो है, रोमन, उसके उसे कहते हैं। ग्रीस, ये जो ग्रीस एक जगह का नाम है। ठीक है। वर्ल्ड फेमस, प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध। समझ में आ गया। एटिक, ये एक सिविलाइजेशन थी, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन और सभ्यता थी, उसी तरह जो एटिक सिविलाइजेशन थी, जो कि पतन हो गई, खत्म हो गई, दुनिया से मिट गई। एंशिएंट बता दिए, प्राचीन।
रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स का मतलब होता है अभिलेख। रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है? अभिलेख। कॉन्स्टेंट, विवश हो जाना, विवश होना। कॉन्स्टेंट, विवश हो गया, विवश होना। ठीक है, समझ में आ गया आपको? उसके बाद यहाँ देखिए डंग हीप या गोबर का ढेर भी कह सकते हैं। आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए डंग हीप, तो उसमें फोटो आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया? हेयर एंड देयर का मतलब यहाँ वहाँ, ये गोबर का ढेर हो गया, और यहाँ वहाँ जो है, यहाँ वहाँ हेयर एंड देयर। तिजरी, तिजरी का मतलब होता है खजाना। बरीड, बड़ी से बना हुआ है, बड़ी माने गाड़ देना, धंसा हुआ रहना किसी जमीन के अंदर, और उसे दफन। बरीड का मतलब क्या हो गया? दफन। सर्वाइव, सर्वाइव, सर्वाइव का मतलब होता है बच जाना। ठीक है। डेवलपमेंट माने होता है तरक्की। मटेरियल का मतलब सांसारिक वस्तु, और स्पिरिचुअल का मतलब क्या हो गया? आध्यात्मिक। स्वराज हिंदी वर्ड है, स्वराज का मतलब स्वराज होता है। मल्टीप्लाई, गुना होना, यानी कि बढ़ते जाना। जैसे 2 × 2, मल्टीप्लाइंग मतलब बढ़ रहा है। किस तरह के? एक होता है 2 + 2, तो कितना होता है? 4, और +2 6 हो गया। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई का मतलब हो गया बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जैसे 2 × 2 × 2, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8। समझ में आ गया? तो ये एक तो बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, और मल्टीप्लाइंग हो रहा है, मतलब कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है। वांट सेल्फ इंडल्जेंस, वांट सेल्फ इंडल्जेंस का मतलब होता है इच्छा भोग वृद्धि, यानी जो आपकी इच्छा है, आपकी जो चाहत है, उसके अंदर वृद्धि हो जाए। यानी इच्छा की जो भोग है, आपकी जो इच्छा है, उसका जो ज़रूरत है, उसमें जो भोग कर रहे हैं आप, उसका इस्तेमाल जो कर रहे हैं, उसमें वृद्धि हो जाए, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? वांट सेल्फ इंडल्जेंस। और वांट सेल्फ डेनियल का मतलब होता है इच्छा भोग सीमिति, यानी कि इच्छा भोग के जो सीमित होना। इच्छा भोग यानी जो आपकी जो इच्छा है उस पर कंट्रोल करना। उसकी जो आपका दिल कहता है कि आज हमको चॉकलेट खाना है, या आज आपका दिल कहता है कि जाके 4 बोतल जो है ताड़ी पी जाना है, या शराब पीना है, तो उस पर जो कंट्रोल करते हैं उसे क्या कहते हैं? वांट सेल्फ डेनियल। उसके बाद सूटेड, हमने बता दिया था आपको पिछले वीडियो में, सूट करना मतलब कि उसे अच्छा लगना, उस पर जमना। ठीक है। और इंडेवियर, इंडेवियर का मतलब होता है प्रयास करना। इंडेवियर का मतलब क्या होता है? प्रयास करना। एडॉप्ट, एडॉप्ट माने जो है ढाल लेना, अपने आप को अपना लेना। एडॉप्ट का मतलब क्या होता है? ढाल लेना अपने आप को किसी परिवेश में, या फिर अपने आप को अपना लेना उस परिवेश को, उसे कहते हैं एडॉप्ट। असिमिलेट, असिमिलेट का मतलब होता है पचाना। असिमिलेट का मतलब क्या होता है? पचाना। और यहाँ पचाना। ठीक है। असिमिलिएशन का मतलब होता है, असिमिलेशन का मतलब होता है पचाना, और असिमिलेट का मतलब हुआ पचाया। ठीक है। उसके बाद जो है क्रिप्ट इनटू, पनपनाना, उसमें बढ़ना। ठीक है, आगे चलते हैं। एंशिएंट, एंशिएंट का मतलब होता है निरंतर, लगातार। कंफर्ट माने आराम। मल्टीप्लिकेशन मतलब कि बढ़ोतरी, यानी कि एकदम बहुत तेजी से जो बढ़ोतरी होती है, मल्टीप्लिकेशन। एविल, बुराई। बोल्ड टू से दैट, बोल्ड टू से दैट का मतलब होता है एकदम निडर होके हमको जो बोलता है, बोल्ड, निडर होता है। बोल्ड का मतलब क्या होता है? निडर होता है। ही इज़ वेरी बोल्ड, यानी कि वो बहुत निडर है। रीमॉडल, रीमॉडल का मतलब होता है फिर से तैयार करना। रीमॉडल यानी कि फिर से किसी चीज़ को तैयार करना, उसे हम क्या कहते हैं? रीमॉडल। आउटलुक, आउटलुक मतलब होता है दृष्टिकोण। आउटलुक का मतलब क्या होता है? दृष्टिकोण। पेरिश, पेरिश का मतलब होता है सड़ जाना, नाश हो जाना, गल जाना, पच जाना, उसे कहते हैं। अस्लेव का मतलब होता है गुलाम।
गोल्डन फ्लिस आपको बता दिए, यूट्यूब पे जाइए, व्हाट इज गोल्डन फ्लिस, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ गोल्डन फ्लिस, या फिर गोल्डन फ्लिस स्टोरी इन हिंदी, इस तरह के सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा गोल्डन फ्लिस किसे कहते हैं। कोट सर्टेन डेथ, कोट सर्टेन डेथ का मतलब होता है घातक साबित हो सकता है, कैन कोट सर्टेन डेथ, घातक साबित होना उसे कहते हैं, ठीक है। इनग्रेव, इनग्रेव का मतलब होता है छाप लेना, अंकित कर देना। मोटो, मोटो का मतलब होता है सिद्धांत। फिलोसफर का मतलब होता है दार्शनिक। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग मतलब सादा जीवन और उच्च विचार। प्रोफेस, जोखिम उठाना। इन वेन, इन अ वेन का मतलब होता है बेकार, व्यर्थ। इन रियल सेंस का मतलब होता है असल में। मल्टीप्लिकेशन, बहुलीकरण। डेलिब्रेट, डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर, स्वच्छता से। वॉलेंट्री मतलब स्वच्छता से होता है। डेलिब्रेट एंड वॉलेंट्री का मतलब होता है समझ लिए स्वच्छता से, अपने आप जानबूझकर किसी चीज को करना, उसे हम जो है डेलिब्रेट एंड वॉलेंट्री कहते हैं। रिस्ट्रिक्शन मतलब पाबंदी, लगाम। इंक्रीज एंड प्रमोट, इंक्रीज माने बढ़ा देना, प्रमोट माने उसका जो है सो बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये हो गया। इंक्रीज एंड प्रमोट का मतलब क्या होता है, बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। हद तक, असर्टेन डिग्री मतलब कुछ हद तक। असर्टेन डिग्री का मतलब क्या होता है, कुछ हद तक। फिजिकल, शारीरिक। हार्मोनी मतलब सद्भाव। कंफर्ट का मतलब होता है आराम। नेसेसरी जरूरी, अवश्य। हिंड्रेंस, बाधा। हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, बाधा, रुकावट, ठीक है। इंस्टीड, के बजाय। इंस्टीड ऑफ का मतलब क्या होता है, के बजाय। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड का मतलब जिसका कोई लिमिट ना हो। अनंत। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, पूर्ति। डिल्यूजन, डिल्यूजन का मतलब होता है भ्रमक। स्नेर का मतलब होता है जाल। तो इस तरह से पूरा आपका जो है 24 पैराग्राफ, 16 से लेकर 24 पैराग्राफ का आपने लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन पढ़ा, फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया हमने जहाँ तक हो सका। उसके बाद मैंने आपको वर्ड मीनिंग भी दिया। तो इस तरह से आप इस वीडियो को पॉज करके आप जो है सो इस वर्ड मीनिंग को अपने जो कॉपी पे उतार सकते हैं। और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने रेनबो स्नैपशॉट की किताब नहीं खरीदी तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप इस किताब को खरीदें और आप घर पे 2 बार 3 बार देखिए। एक बार आप वीडियो देख लीजिए, 2 बार 3 बार अपने से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Thanks for watching video, and for more videos please subscribe our channel.